हेलो स्टूडेंट्स, पीछे जो हम आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं वेक्टर एनालिसिस का दिया था और होप दैट आप लोग उसको देख रहे होंगे और प्रयास करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें भी, क्योंकि जो इस तरह का माहौल चल रहा है इसमें क्लास तो मिल नहीं पाएगा आपको फिलहाल अभी, तो प्रयास ये करें कि जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझें, फ़ायदा करेगा आपको। तो आज जो हम आपको टॉपिक उसी के आगे जो बताना जा रहे हैं आपको, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कहते हैं प्रक्षेप गति। तो बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको कि जो प्रक्षेप गति होगी उसको समझना है पहले कि ये एक विमीय गति है या दो विमीय है, ये समझना है पहले, क्योंकि गतियां जो है एक विमीय, दो विमीय और तीन विमीय होती है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम प्रक्षेप गति कहेंगे, ये दो विमीय गति के अंतर्गत आएगा। दो विमीय मतलब पिंड की गति का अध्ययन जो है वो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन, इन दोनों में से किन्हीं दो प्लेनों के अंतर्गत हो, यानी किन्हीं दो अक्षों के अंतर्गत, किन्हीं दो निर्देशांक अक्षों के संगत हम लेके चलेंगे इसको। जो पिंड हमारा है, अगर उसको हम सीधे ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, अगर पिंड को हम सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकें या पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आए, इन दोनों ही स्थितियों में वेग और त्वरण एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वजह से होगा क्या कि जो पिंड की जो गति होगी वो ऋज रेखी कहलाती है, यानी कि सीधी रेखा, ठीक है ना। यानी अगर पिंड को हम ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे, ठीक है ना, तो जी यानी पृथ्वी त्वरण और पिंड का वेग दोनों एक ही दिशा में रहते हैं। इस वजह से इसका पथ कैसा होता है, वो ऋज रेखी होता है, लीनियर पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, जैसे कि मैंने इस तरह से दिखाया है। मगर इसमें से अगर डायमेंशन चेंज करना है, 2 विमीय और 3 विमीय दिखाना है, तो क्या करना होगा, पिंड को हमें ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, यानी 90 डिग्री से आपको नहीं फेंकना है। इसे हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंककर किसी अन्य दिशा में फेंकेंगे। तो जब अन्य दिशा में हम फेंकेंगे तो क्या होगा, ये पिंड जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बदलता जाएगा और वेग की जो दिशा है वो भी बदली होगी। त्वरण और वेग जो है वो एक ही दिशा में नहीं होगी। त्वरण जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे काम कर रहा होगा, वेग किसी अन्य दिशा में होगा, यानी कि वेग और त्वरण के बीच में क्या होगा, कोई कोण बन रहा होगा, जिसकी वजह से जो हमारा कण होता है वो सीधे पथ पे न चल करके क्या होगा, एक वक्र पथ पर चलेगा। तो अभी हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि जब पिंड को हम फेंकेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंककर किसी अन्य दिशा में, तो उसका जो पथ है वो वक्र के रूप में होगा। तो वो वक्र कैसा होगा, वक्र हमारा गोलाकार भी हो सकता है, मतलब स्फेरिकल भी हो सकता है, वक्र हमारा पैराबोलिक हो सकता है, परवलय के आकार का हो सकता है, वक्र हमारे इलिप्स के आकार का भी होता है, और वक्र हमारा जो होता है वो अति परवलय के आकार, पैराबोलिक भी होगा, हाइपरबोलिक भी होता है। तो यहाँ पर किस तरह का कर्व बनेगा, उसका मतलब कण का जो पथ होगा या पिंड का पथ होगा वो किस तरह का होगा, ये समझना है। तो यहाँ पर जो हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो उस व्यंजक के आधार पर हमको जानकारी मिलेगी कि इस पथ का कर्व कैसा होगा। जिस कर्व के समीकरण को ये फॉलो करेगा उसी प्रकार का इसका वक्र होगा। तो वक्र हम आपको बता देते हैं कि वक्र इसका जो होता है वो परवलय के आकार का होता है। हो सकता है मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो अभी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आगे पढ़ के पढ़ेंगे इसको। तो इसका जो पथ होगा वो परवलय के आकार का होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे पहले कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो परवलय के आकार का होता है, ये समझना है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई है कि प्रक्षेप पथ मतलब क्या है, कि पिंड को हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, क्या करना है, किसी अन्य दिशा में, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंक करके किसी अन्य दिशा में हमें इसको फेंकना है। तो क्या होगा, पिंड हमारा वक्र पथ पर चलेगा। तो ये जिसका जो पथ होता है उसको कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ,
जिसको कि हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ कहेंगे, और जो पिंड की गति होगी वो प्रक्षेप गति कहलाती है। तो जरा देखिए इसको, हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का होता है, इसको समझना है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, दिखाइए या सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो इस चीज को आप समझेंगे किस तरह से। सबसे पहला काम हमने आपको बताया कि जो प्रक्षेप गति है ये द्विविमीय है, यानी इस गति का अध्ययन के लिए करने के लिए हमें दो तलों की यानी दो समतलों की या दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम दो अक्ष दिखा रहे हैं, एक हमने ये एक्स अक्ष दिखा दिया है और ये दिखाया है वाई अक्ष दिखाया है। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, तो इस बोर्ड में अगर इसको ये मान लेते हैं तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। ये हमारा इसका क्या होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। पिंड को हमें क्या करना है, सीधे नहीं फेंकना। अगर हम सीधे फेंकेंगे तो इसी पर से सीधे लौट आएगा, यानी कि वेग और त्वरण एक ही दिशा में होगी। तो इस स्थिति में पथ कैसा होगा, रजरेखी होगा। हमें क्या करना है, हमें करना ये है पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंक कर किसी अन्य दिशा में फेंकना है। तो हम इसको देखिए फेंकेंगे, हमने इस दिशा में इसको फेंका, तो इस समय जब फेंकेंगे तो ये क्षैतिज से कोई न कोई कोण बना रहा होगा। तो जैसे ही फेंकेंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे तरफ काम करेगा, यानी वेग की दिशा में नहीं है, इसका पथ जो होगा वो कैसा आएगा, आपका वक्र पथ आएगा। ये हमने इसका पथ दिखाया है। तो पिंड जब यहां से फेंका गया तो इस वक्र पथ पर चलते हुए फिर कहां आएगा, जमीन पे, यहाँ पे जहां पे टकराएगा। ये इस एक्स से यानी क्षैतिज पे टकराने वाला बिंदु है। और पिंड जब फेंका गया है तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया है वो ये बिंदु दिखाया है। इस बिंदु को आप ए मान लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये पिंड जो है जब यहां पहुंचा होगा, इस बिंदु पर जब पहुंचा होगा तो यही कोण तो रहेगा नहीं, कोण बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस दिशा में जब यहां पहुंचा तो इस समय इसका वेग कितना है, v1, और इस समय इसका प्रारंभिक वेग कितना था, u था। यहाँ पे इसका वेग कितना है, v1 है। तो फिर देखेंगे कि ये क्षैतिज दिशा से कितना कोण बना रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर इसने कोण अल्फा बनाया है, और ये x y पे दिखा दे, ये x होगा, ये y हो गया। जहां जहां कोण पहुंचेगा, यहां जब पहुंचेगा तो यहां भी स्थिति आएगी। अब इसके बाद क्योंकि पिंड ऊपर जा नहीं रहा है इसलिए केवल यही तक रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इसका वेग v। जब कण यहाँ पहुंचा होगा तो इस स्थिति में मान लेते हैं वेग की दिशा कौन सी होगी, ये होगा। इसको वेग मान लिया हमने, v2 मान लिया। फिर वही काम करना है आपको, ये क्षैतिज दिखाना है, ये क्योंकि पिंड नीचे आ रहा है, नीचे तरफ ये y की अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्लियर। और मान लेते हैं अब जो कोण बन रहा है वो मान लिया कितना है, बीटा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हमने दिखाया है एक्सिस, ये दिखाने का तर्क क्या है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसमें क्या होगा, इस वेग का कुछ भाग एक्स दिशा में काम कर रहा हो, कुछ दिशा में क्या कर रहा होगा, वाई दिशा में काम कर रहा होगा। तो इस पिंड की गति का अध्ययन करने के लिए एक्स और वाई प्लेन में हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो वेग है इसको क्या करेंगे, हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। वियोजित करना मतलब अलग अलग करना। जैसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ना होता है वैसे सदिश को हम वियोजित भी कर सकते हैं। तो ये सदिश के वियोजन के अंतर्गत है, जिसमें से इस वेग का
ये इस दिशा में यानी जो एक्स दिशा है जिसको हम क्षैतिज मान रहे हैं, इस दिशा में जो घटक होगा वो कहलाएगा u cos थीटा। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक। इस वेग का ये क्षैतिज घटक है। और इस दिशा में यानी इसके जो लंब होगा ये हमारा y दिशा में है। y दिशा में जो वेग है उसको हम u sin थीटा से प्रदर्शित करेंगे। बहुत अच्छे से समझना ये है कि पिंड का गति का अध्ययन अगर हमें क्षैतिज दिशा में करना है तो वेग का घटक कौन सा लेना है, u cos थीटा। ये घटक इसके लिए जिम्मेदार होगा। और अगर पिंड की गति का अध्ययन ऊपर की तरफ कहीं निकालना है, y दिशा में कहीं निकालना है तो उसके लिए जिम्मेदार घटक कौन सा होगा, रेस्पॉन्सिव कंपोनेंट कौन होगा, u sin थीटा होगा। अब जैसे यहाँ पे आए O से फेंका गया और किसी समय बाद मान लिया कण कहाँ पर है, इस बिंदु पर है। इस बिंदु पर है तो हमने बताया आपको इस बिंदु पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और ये इस एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा, मान लिया अल्फा कोण बना रहा। तो फिर यहाँ वही काम करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, वियोजित करना होगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 cos अल्फा और ये हो जाएगा v1 sin अल्फा हो जाएगा। ठीक ऐसी ही व्यवस्था यहाँ आएगी। मगर जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ आप देखो ध्यान से, बिंदु ए की बात करते हैं। इसके बाद पिंड क्या ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये घटक भाई नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक इस बिंदु पर, इसका मतलब शून्य है। इसी वजह से पिंड अब इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, यानी कि उच्चतम बिंदु पर पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है। इस बिंदु पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 और केवल ये क्षैतिज दिखाई दे रहा है, केवल क्षैतिज दिशा में केवल घटक भी है। इसीलिए उच्चतम बिंदु पर जैसे ही पिंड पहुंचता है, पिंड के वेग की दिशा कैसे हो जाएगी, क्षैतिज इससे अगर फेंकेंगे पिंड हमारा नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ऐसे जब पहुंचेगा उच्चतम बिंदु पर तो इस तरह से हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ये दिखाया हमने। फिर उसके बाद यहाँ के बाद फिर क्या, अभी पिंड में वेग है ही तो इसी पर ये फिर नीचे आना चालू करेगा। ठीक है ना, क्यों आना चालू करेगा, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो नीचे ही काम कर रहा है हर स्थिति में। ये जी जो है वो नीचे ही काम कर रहा है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वक्र पथ पर चलते हुए यहाँ पर सपोज करिएगा ये बिंदु P पर टकरा रहा है। तो ये जो हमने जानकारी आपको दी, ये पथ से संबंधित जानकारी दी है। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि जब हमने कण फेंका तो किसी क्षण मान लेते हैं, किसी क्षण मतलब समय से मतलब है, किसी क्षण मान लिया कण हमारा कहां पर है, मान लिया इस बिंदु पर। इस बिंदु को मान लिया हमने M मान लिया। जरा सोचिए ध्यान, जब यहां पहुंचा होगा कुछ समय बाद तो इसकी y एक्सिस से कुछ दूरी होगी, यानी ये दूरी हो गई, और x एक्सिस से कुछ दूरी होगी। तो ये जो दूरी होगी इसको आप क्या इसका में x मान लेंगे, और ये जो y दिशा में इसको आप y मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, किसी x और y के रूप में हम इस पथ का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए ध्यान से, माना कि प्रक्षेपित पिंड समय t के पश्चात बिंदु M पर है। तो इस समय में हम देखेंगे कि पिंड ने x दिशा में कितनी दूरी तय की। तब पिंड द्वारा x दिशा में तय दूरी मिलेगी। तो x दिशा में अभी पहले बताया आपको हमने, इस x दिशा में अगर कुछ भी हम काउंट करेंगे दूरी जो भी निकालना होगा तो उसके लिए वेग का कौन सा घटक जिम्मेदार होगा, u cos थीटा। तो तय दूरी को हमने x माना है, x दिशा में तय दूरी x बराबर x मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षैतिज वेग
और इनटू समय। तो इस दिशा में क्षैतिज वेग है वो हमारा क्या है, u cos थीटा। यहां पर हमने लिख दिया u cos थीटा और इनटू t। ये समीकरण आपकी एक बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यानी समय t में x समीकरण कितना चला ये पता चल गया। अब इतने ही समय में अब हम ये पता करेंगे कि पिंड ने ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने दिन तय। जब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो ऊपर गति काम करने लगेगा इसे, तो फिर हम गति का गति समीकरण प्रयोग करेंगे। तो समय t में ही y दिशा में तय दूरी निकालेंगे। गति के द्वितीय समीकरण, गति के समीकरण आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े होंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करेंगे तो गति का समीकरण क्या पढ़ा आप लोगों ने, h बराबर ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ये गुरुत्व के अधीन जब पिंड गति कर रहा होता है, जब पिंड को ऊपर फेंकते यानी गुरुत्व के विरुद्ध, तो g कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस वजह से समीकरण हमारी ये होगी। अब यहाँ h क्या ऊंचाई है यानी y सा है, तो h के स्थान में क्या रखेंगे, y रखेंगे। फिर हमारा ये क्या आता है, वेग आता है, वेग आता है। तो ऊपर दिशा में पिंड को कौन सा वेग का कौन सा घटक इसको ऊपर ले जा रहा है, u sin थीटा। तो यहाँ पर u के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, u sin थीटा रखेंगे और इनटू t हो गया माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, ये जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों में कौन सी चीज कॉमन दोनों में है, समय। जितने समय में हमने कण का x दिशा में दूरी निकाली, उतने ही समय में हम कण का y दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है ये पता किया है। इसका मतलब इस समय को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, समय को हटाएंगे। तो समीकरण जो 1 है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें t की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसको लेकर के समीकरण जो हमारी 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है, उसमें इसको हम रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे t की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x अपॉन u cos थीटा का मान समीकरण 2 में रखने का। तो जब इसमें रखेंगे तो देखिए ध्यान से, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू इस t के स्थान पर क्या रखना है आपको, x बटे u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है, ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये u और ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन आपको मिली, ये जो आपको रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि इस कण का जो पथ था वो किस तरह का है। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है, ये देखिए इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है, x में द्विघाती है और y में क्या है, एक घाती मोनोमियल है। और जब कभी इस तरह कंडीशन हो, समीकरण x में द्विघाती हो, y में एक घाती हो, या y में द्विघाती हो, x में एक घाती हो, इस तरह का जब भी समीकरण होगा तो वो जो वक्र हमारा होगा वो कैसा होगा, परवलय के आकार का होगा, पैराबोलिक होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो कण ने जो पथ तय किया है, इस पथ का जो आकार है वो कैसा है, पैराबोलिक है। समझिए बात हमारी। ना ये जो समीकरण हमारी प्राप्त हुई, ये x में क्वाड्रेटिक है और y में क्या है, मोनोमियल है। x में द्विघाती है और y में एक घाती है, जो ये दर्शाती है कि कण का पथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब यहाँ पर एक चीज और अच्छे से समझना है, जो बातें बता रहे ध्यान देंगे। नंबर 1 बात जो की पॉइंट है,
जो इसके की पॉइंट हैं उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नंबर 1 थी, इस पूरे प्रक्षेप गति के दौरान पिंड का जो क्षैतिज वेग होता है वो अचल रहता है, यानी वो नहीं बदलता है। कारण उसका ये है क्योंकि इस जो क्षैतिज वेग हमारा है वो सदैव ही गुरुत्वीय त्वरण के लंबवत काम करता है, और गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या है, अचल, वो बदल नहीं रहा। तो जब गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदल रहा है तो वेग का क्षैतिज घटक भी हमारा नहीं बदलेगा, यानी कि प्रक्षेप पथ के दौरान प्रक्षेप गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता। ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये जो u cos थीटा हमारा है, ये u cos थीटा v1 cos अल्फा के भी बराबर होगा, और यही हमारा इसके बराबर भी होगा, और यही हमारा इसके बराबर भी होगा। यहां मान लिया हमने इसको मान लिया v2 cos ऑफ बीटा। वैसे भी समांतर रेखाओं के बीच में कोण हमारा बदलता नहीं है, तो ये सभी हमारे जो क्या होंगे, ऐसे के समांतर। दूसरी बात ध्यान रखना है क्या, कि जब पिंड हमारा पथ के उच्चतम बिंदु पर होगा, तो हालांकि मैंने लिख रखा है कि उच्चतम बिंदु पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है, इसलिए पिंड की गति की दिशा कैसी होगी, क्षैतिज होगी। दूसरी बात, उच्चतम बिंदु पर पिंड की वेग की दिशा क्षैतिज हो जाती है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। 2 पॉइंट की हो गए। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है कि जब पिंड हमारा उच्चतम बिंदु पर होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होगा। तो देखिए उच्चतम बिंदु पर वेग ये है और त्वरण कितना काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे काम करेगा और यहाँ वेग कैसा है, क्षैतिज, तो कोण यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। तो तीसरा पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की कोण 90 डिग्री होगा। ये तीसरा की पॉइंट है जो अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। इन्हीं की पॉइंट के आधार पर अब आपको हम ये बताएंगे कि जब पिंड को हम फेंकते हैं, यानी प्रक्षेप गति में, यानी हमने ऊर्ध्वाधर नहीं फेंका है, यानी किसी प्रक्षेप गति के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कई एक पॉइंट आते हैं जिनको आप डिसीजन है उनको समझना भी है, क्योंकि प्रूफ भी पूछे जाते हैं। नंबर 1 बात समझेंगे आप, उड़ान काल, जिसको कहते हैं फ्लाइट टाइम। पहले आपसे 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको ये प्रूव करेंगे आप। जो की पॉइंट हमने बताया है वो आप अपना दिमाग में रखिएगा, उनको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, प्रूफ में उनको लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिख देंगे दैट इज सो बेटर, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे अलग से प्रूफ में आएगा कि प्रक्षेप गति में उड़ान काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उड़ान काल अकेले नहीं आएगा, उड़ान काल के साथ आपका प्रक्षेप की ऊंचाई भी आएगी और परास भी आएगा। तो उड़ान काल मतलब क्या है, फ्लाइट टाइम, इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम, ये जो पिंड यहां से जो मूल बिंदु से फेंका गया, यहां से फेंका गया और इस एयर में चलते हुए फिर ये जमीन पे टकराया है, तो वास्तव में प्रक्षेपित पिंड जितने समय तक वायु में रहता है, प्रक्षेपित पिंड जितने समय तक वायु में रहता है
वो इसका समय कहलाता है फ्लाइट टाइम, तो कहते हैं उड़ान काल, या दूसरा नाम इसका है उड्डयन काल। फ्लाइट टाइम या उड्डयन काल या उड़ान काल। प्रक्षेपित पिंड जितने समय तक वायु में रहेगा वो समय कहलाता है फ्लाइट टाइम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक का कितना समय लगा इसको कैलकुलेट करेंगे। एक बात बहुत अच्छे समझ लेना है कि हम ये जो भी गति का अध्ययन करा रहे हैं, ये प्रक्षेप गति का जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई अवरोध कार्य नहीं कर रहा है, इवन एयर रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा है। तो नंबर एक बात कि पिंड को जब O से फेंकेंगे, O से A तक, A हमारा क्या है, उच्चतम बिंदु, प्रक्षेप का उच्चतम बिंदु, या इसको कहते हैं प्रक्षेप ऊंचाई। तो पिंड को O से A तक जितना समय लगेगा उतना ही समय A से B तक, यानी कि प्रक्षेपित पिंड को प्रक्षेप की ऊंचाई तक पहुंचने में और प्रक्षेप ऊंचाई से जमीन तक आने में दोनों समय क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि अगर O से हमें A तक का समय अगर पता चल जाए तो जितना O से A का समय होगा उतना ही समय A से B का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले O से A तक के समय की बात करते हैं। तो O से A तक की यानी कि पिंड की गति कैसी है, ऊपर वाली वायु दिशा में गति का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो यहां पर हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे ना, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण आप लोग जानते हैं सभी लोग, v = u - gt। माइनस समझ में क्यों लगाया है, क्योंकि पिंड हमारा गुरुत्व के विरुद्ध चल रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा अंतिम वेग है, जब यहाँ भी इसमें पहुंचा है पिंड, तो पिंड क्या इसके बाद ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये हमारा अंतिम कि ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग हमारा हो क्या होगा, ये 0 होगा। मगर ये हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग यहाँ से फेंका गया था, तो इस दिशा में इस वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा है वो क्या है, u sin थीटा। तो यहां रख दिया हमने u sin थीटा और माइनस g इंटू टी। इसको इधर ले लीजिए तो आपको t मिलेगा u sin थीटा अपॉन g, यानी कि O से A तक का हमें समय पता चल गया। O to A, O से A तक यानी कि प्रक्षेप बिंदु से प्रक्षेप ऊंचाई तक पहुंचने में हमें समय पता चल गया। अब हमें चाहिए O से B तक का समय, O to B या फ्लाइट टाइम, तो इसको हमने T से इंडिकेट कर दिया। हमने क्या बताया था कि जितना O से एक समय लगेगा उतना ही A से B का समय लगेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, T = ये T और प्लस 1T और मिला के हो गया 2T, और T का मान रख दीजिए वहां। तो T का मान जब रखेंगे तो आपको मिलेगा 2u sin थीटा बाई g। T = 2u sin थीटा बाई g। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको सीधे फार्मूले के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन है तो अगर यही फ्लाइट टाइम पूछा गया है, क्वेश्चन 2 नंबर में है, तो फिर आपको इक्वेशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात आती है इसकी प्रक्षेप ऊंचाई की। पिंड जब फेंका गया तो कहां तक पहुंचा हो, कितनी ऊंचाई उसने तय की। नंबर 2 आएगी इसकी प्रक्षेप ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई। हमने क्या बताया कि प्रक्षेपित पिंड द्वारा तय ऊंचाई, प्रक्षेपित पिंड द्वारा तय ऊंचाई कहलाएगी प्रक्षेप गति या प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाएगी। तो फिर वही चीज है, ऊर्ध्वाधर गति का यह अध्ययन है। अब क्योंकि ऊंचाई वाली बात आ रही इसलिए हम गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से इसका प्रयोग करेंगे ना। तो समीकरण क्या होगा, h = UP माइनस हाफ ऑफ GT²। अब देखिए यहां पर ये जो हाइट है इसको हमने माना है h माना है, ये h हो गई हमारी। अब u हमारा क्या, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक हमारा क्या था u sin थीटा, यहां पर ये u sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, तो यहां रख दिया हमने u sin थीटा
और ये t कहां से कहां तक समय है, यहां से यहां तक का, और वो समय हमने निकाल लिया था जी u sin थीटा बाई जी। यहां रख दिया हमने u sin थीटा बाई जी रख दिया, माइनस हाफ जी इंटू फिर t यहां पर, ये हो गया u sin थीटा अपॉन जी एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। तो देखिए u sin थीटा दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ, एक चीज से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये वैल्यू एक लिखी है, आधी लिखी है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये प्रक्षेप की ऊंचाई है। अब ये जो पिंड हमारा है अधिकतम ऊंचाई तय करे, इसके लिए क्या जरूरी है, तो अधिकतम ऊंचाई तय करें, इसलिए यहां पे थीटा की वैल्यू और कितनी कर दी जाए 90 डिग्री। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जो h हमारा होगा वो, इसको हम h मैक्स ना या कैपिटल दिखा दिया, अधिकतम ऊंचाई, तो h जो हमारा होगा वो क्या होगा 1/2 u स्क्वायर बाई जी। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी ऊंची कूद करते हैं तो दूर से दौड़ के आते हैं और उसके बाद जहां पे उनको जंप लगाना होता तो फिर क्या होता है, वो वर्टिकली उछलते, पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वो अधिकतम उछाल वो तय करेगा, यानी कि उसके द्वारा ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जाएगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा, 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट ये पता करना है कि पिंड को जो हमने फेंका उसने क्षैतिज में कितनी दूरी तय की। इसको कहते हैं हम लोग प्रक्षेप का परास। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग कहेंगे क्षैतिज परास। तो जो क्षैतिज परास होगा उसको समझ लेंगे यहां पर, जिसको कि हम आर नाम दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया, इस दिशा में है, जब क्षैतिज दिशा में गति का अध्ययन करेंगे तो घटक कौन जिम्मेदार होगा, u cos थीटा। यहां परास क्या होगा, क्षैतिज वेग इनटू, अब यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो कण O से फेंका गया और कहां पहुंचा है B पर, इसका मतलब पूरा समय चाहिए, और पूरा समय मतलब उड़ान काल, यहां पे इनटू उड़ान काल, इसको रख देंगे हम। तो यहां पे r की वैल्यू निकलेगी क्या, क्षैतिज हमारे पास क्या है u cos थीटा है, और उड़ान काल क्या है 2u sin थीटा बाई g। तो देखिए u और u मिला के हो जाएगा u स्क्वायर, और अच्छे से मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा ये, और बाई g। तो ये हमारा निकल आता है परास। अब इसमें इस परास में एक चीज और ध्यान है, जैसे यहाँ पे हमने अधिकतम ऊंचाई निकाली, वैसे ही ये r भी हमारा अधिकतम हो सकता है। इसके लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी sin 2 थीटा का मान 1। जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का मान 1 चाहिए था आपको, वैसे ही sin 2 थीटा का मान भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फॉर r max sin 2 थीटा शुड बी 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की। तो आप चेक करके देखिए तो थीटा तुम्हारा कितना आएगा, 45 आएगा। तो यहां अगर 45 कर दो तो ये बन जाएगा sin 90, और sin 90 क्या होगा, हो जाएगा। तो फिर जो r मैक्स तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। ये प्रक्षेपित पिंड द्वारा तय अधिकतम परास होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो फुटबॉलर होता है वो जब क्षैतिज से गेंद को किक करता है तो वो प्रैक्टिस बेसिस पे गेंद को लगभग 45 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, किक करता है, जिससे क्या करते हैं वो अधिकतम दूरी तय करता है। दूसरी बात, जो जेवेलियर थ्रो होता है जिसको कहते हैं भाला फेंक कहते हैं, उसमें भी जो प्लेयर होता है वो भाले की नोक को जमीन से लगभग 45 डिग्री पे रखेगा। तो जब 45 डिग्री पे रखेगा और जितना वेग दे देगा वो क्या होगा, पिंड यानी जो भाला होगा अधिकतम दूरी तय करेगा। तो मेन इससे बात आती है प्रैक्टिस पे। मान लिया दूसरा कोई इसका प्लेयर साथी है
उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है मगर उसको सही एंगल का ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है वो अधिकतम दूरी तय न कर पाए। तो कुल मिलाकर के समझना ये है कि अगर हमें क्षैतिज में अधिकतम दूरी तय करानी है, उसके लिए प्रक्षेपण कोण जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है वो प्रक्षेप से संबंधित लगभग पूरी जानकारी मैंने दी है आपको, और इससे बेस्ड कुछ हम इसके न्यूमेरिकल भी आपको डिस्कस करेंगे, मगर वो न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके आप हमको भेज सकते हैं। थैंक यू।